जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBN क्लासेज में स्वागत है। उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे और पढ़ाई आप लोगों की ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो पिछली क्लास में हमने चार्टर एक्ट सन 1600, उसके बाद चार्टर एक्ट 1726 और उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पढ़ा था कि ये क्यों लाए गए थे और इन सारे एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इन सारी चीज़ों को हमने पिछली क्लास में जाना था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास के अगली कड़ी में जो अगला एक्ट है उसे बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या उसी को अमेंडिंग एक्ट भी बोलते हैं, या उसी को संशोधनात्मक अधिनियम भी बोलते हैं, और उसी को बंगाल ज्यूडिकेटर एक्ट भी बोलते हैं। 1781 में ये आया था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अमेंडिंग एक्ट, या बंगाल ज्यूडिकेचर एक्ट, या संशोधनात्मक अधिनियम, या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये सारे नाम इसी 1781 में जो एक्ट आया था उसी का है। तो अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस एक्ट को लाने का कारण क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे पिछली क्लास में पढ़े थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो दोस्तों, इसको लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के उद्देश्य से, अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को लाया गया था। अब ये किसके द्वारा लाया गया था? तो 1781 में जब ये एक्ट लाया गया था तो ये एडमंड बर्क की सरकार थी उस टाइम। ठीक है, और एडमंड बर्क ने प्रवर समिति का गठन किया था और उसी समिति की सिफारिश पर इस एक्ट को लाया गया था। तो सबसे पहले हमने ये बताया कि इस एक्ट को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया। उसके बाद किसके द्वारा लाया गया? तो एडमंड बर्क द्वारा निर्मित प्रवर समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया था। ठीक है, इसी को अमेंडिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंगाल ज्यूडिकेटर एक्ट, ये सारे नाम इसको दिए गए हैं। अब इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए? ठीक है, तो देखिए, इससे पहले वाले क्लास में हम पढ़े थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें जो पहला प्रावधान किया गया था वो ये किया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत कि जो कलकत्ता की सरकार है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों के लिए विधि बनाएगी। इसमें पहला प्रावधान क्या किया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट का जो पहला प्रावधान था वो ये था कि जो कलकत्ता की सरकार है, वहां पे हमने ऐसे पूरा मैप आपको बताया था कि यहाँ पे कलकत्ता की गवर्नमेंट थी और उसके बाद यहाँ पे बम्बई प्रेसिडेंसी थी और यहाँ पे मद्रास था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको बताया था। तो इस एक्ट में ये बताया गया कि जो कलकत्ता की सरकार है उसकी जो शक्ति है वो बिहार और उड़ीसा के लिए भी क्या करेगी? शक्ति बनाएगी। ठीक है, अर्थात यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि धीरे धीरे शक्तियों का केंद्रीकरण किया जा रहा है। उस एक्ट में भी हमने देखा था कि कलकत्ता के अधीन ही, बंगाल के अधीन ही बिहार, उड़ीसा सबको लाया गया था। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कलकत्ता सरकार को क्या हो गया? शक्ति दे दी गई। बिहार और उड़ीसा जो प्रांत थे उनके लिए भी विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो कलकत्ता की सरकार है उसको दो स्रोत भी मिल गए हैं विधि बनाने के। कैसे दो स्रोत मिल गए? पहला तो इसको स्रोत दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत विधि बनाने की भी शक्ति प्रदान की गई थी, और यहाँ पे अमेंडिंग एक्ट 1781 के तहत भी विधि बनाने की शक्ति कलकत्ता गवर्नमेंट को दी जा रही है। तो यहाँ पे कलकत्ता सरकार को दो स्रोत मिल गए हैं
बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे क्या करने के लिए, विधि बनाने के लिए। तो ये था पहला प्रावधान। इसमें क्या था, कलकत्ता सरकार को बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, और इसके दो स्रोत हो गए कलकत्ता सरकार को विधि बनाने की। ठीक है, अब उसके बाद इसमें जो दूसरा प्रावधान किया गया वो ये किया गया, जैसा कि हम जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और वहां पे हमने आपको यह बताया था कि इसी एक्ट में कार्यपालिका और न्यायपालिका के उदय का कॉन्सेप्ट भी निकल के आया था, वहां पे हमने आपको बताया था। तो यहां पे क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी, जैसे वहां पे हमने बताया था कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, और उसमें हमने आपको यह भी बताया था कि वो 4 सदस्य कौन कौन से थे। तो उसमें इस एक्ट में अगला प्रावधान क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी उसको सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, उसको गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, अर्थात यह कर दिया गया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो अदर वर्क है वो देखेगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्याय वाला मैटर देखेगा, और सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद है उससे रिलेटेड किसी भी मैटर पे हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्योंकि यहां पे क्या देखा जा रहा था कि अगर कोई दिक्कत हो रही थी, कोई विवाद खड़ा हो रहा था, तो कोई गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास चला जा रहा था न्याय के लिए, और कुछ विवाद ऐसे हो रहे थे जिसमें लोग सुप्रीम कोर्ट के पास चले जा रहे थे विवाद सुलझाने के लिए। तो यहाँ पे अधिकारों का क्लियर बंटवारा नहीं हो पा रहा था कि हाँ कौन गवर्नर जनरल या उसकी परिषद जो है या सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से कार्य को करेंगे, इनके अधिकार क्षेत्र को बांटा नहीं गया था। तो इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब बेवजह गवर्नर जनरल और उनकी जो परिषद थी उससे अगर लोग असंतुष्ट हो रहे थे तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चले जा रहे थे और विवाद खड़ा हो जा रहा था। और यही वजह थी कि कंपनी अपना कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही थी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी उसको सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है। ठीक है, मतलब गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद है वो कार्यपालिका का कार्य कर रही है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यायपालिका का कार्य कर रहा है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के अधिकारों को बांट दिया गया है। इस वजह से ये हम कह सकते हैं कि यहां पे जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का जो मामला देखने को मिलता है तो वो इसी एक्ट में मिलता है। ठीक है, तो दूसरा प्रावधान क्या था, गवर्नर जनरल और परिषद को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। तो ये दो प्रावधान इसमें हमने देखा। उसके बाद हम अगला प्रावधान देखेंगे कि अगला प्रावधान इसमें क्या किया गया। तो देखिए, सबसे पहले जो कंपनी भारत में व्यापार के लिए आई थी तो उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो यही था कि भारत से जितना अधिक धन का हम बहिर्गमन अपने देश के लिए कर सके। ठीक है, कंपनी का क्या मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य कंपनी का यही था कि कितना अधिक से अधिक धन हम भारत से अपने देश को लेके जा सके व्यापार के माध्यम से। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि जो भी, अब चूंकि हम बता चुके हैं कि राजस्व अधिकार जो था वो कंपनी के पास था। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा था कि कोई भी राजस्व मैटर आ रहा था तो भारतीय लोग इस मैटर को, इस मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे थे और इस वजह से कंपनी विवाद में बार बार आ रही थी। तो कंपनी जो ब्रिटिश संसद थी, क्योंकि उसका भी हस्तक्षेप जारी था लगातार, तो ब्रिटिश संसद ने सोचा कि क्यों ना हम
गवर्नर ये जो कंपनी का जो राजस्व अधिकार है उसको सुप्रीम कोर्ट के अधीन से हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। इससे विवाद की स्थिति नहीं होगी और कंपनी अपना सुचारू रूप से कार्य कर सकेगी और हम अधिक से अधिक भारत से पैसा क्या कर सकेंगे, कमा सकेंगे। तो इसमें तीसरा प्रावधान ये किया गया कि जो राजस्व अधिकार था सुप्रीम कोर्ट का उसको समाप्त कर दिया गया, अर्थात कंपनी का जो भी राजस्व से रिलेटेड मैटर आएगा उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह प्रावधान इसमें किया गया कि कोई भी राजस्व से संबंधित मुद्दे आएंगे कंपनी के, उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इसमें तीसरा प्रावधान क्या किया गया कि जो राजस्व अधिकारिता थी उसको सुप्रीम कोर्ट से समाप्त कर दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट अब राजस्व से रिलेटेड मैटर में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि अगला प्रावधान क्या किया गया था। इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि अगला प्रावधान क्या किया गया था। ठीक है, तो अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दिया गया, यहां पे सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दिया गया कि जो भी भारत में धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं से संबंधित विवाद आ रहे हैं, आप उन विवादों को देखेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को अगला इंस्ट्रक्शन यह दिया गया कि जो भी भारतीय धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज से संबंधित मुद्दे आ रहे हैं या विवाद आ रहे हैं उसको निपटारा करने का जो अधिकार दिया गया वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा कि कलकत्ता की सरकार को बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। उसके बाद हमने देखा कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि जो कंपनी का राजस्व अधिकार था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप बार बार हो रहा था उससे मुक्त कर दिया गया, अर्थात सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दिया गया कि आप भारतीय लोगों के जो धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं से संबंधित मुद्दे हैं और जो विवाद आ रहे हैं उनको आप अच्छे तरीके से देखेंगे और सुलझाएंगे। कंपनी को ये क्या किया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया। उसके बाद अगला प्रावधान इसमें यह किया गया कि जो न्यायालय थे, प्रांतीय न्यायालय, उनके विरुद्ध जो अपील थी, ठीक है, जो प्रांतीय न्यायालय थे उनके विरुद्ध जो अपील थी वो गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के पास की जा सकती थी। हमने क्या बताया कि जो प्रांतीय न्यायालय के विरुद्ध अगर कोई अपील करना चाहता है, प्रांतीय न्यायालय ने कोई डिसीजन दिया और उसके विरुद्ध कोई अपील करना चाहता है तो वो किसके पास जाएगा, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास उस अपील को करने के लिए जाएगा। ठीक है, और उसमें एक प्रावधान एक और किया गया कि 5,000 पाउंड से अधिक के अगर मामले होंगे तो वो परिषद के साथ ब्रिटिश सम्राट के पास भेजे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अगर अपील करना होगा तो आप गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास जाएंगे। उसमें भी ये देखा जाएगा कि अगर 5,000 पाउंड या उससे अधिक के मामले होंगे तो परिषद उसको किसके पास भेजेगी, तो ब्रिटिश सम्राट के पास भेजेगी। तो ये सारे जो प्रावधान थे वो अमेंडिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में किए गए थे। तो यहां पे हमने क्या बताया आपको, पहला प्रावधान ये बताया कि कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इस प्रकार से कलकत्ता सरकार को विधि बनाने के दो स्रोत प्राप्त हो गए, पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत और दूसरा अमेंडिंग एक्ट 1781 के तहत। फिर हमने बताया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। फिर तीसरा हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो राजस्व अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, अर्थात सुप्रीम कोर्ट राजस्व से, कंपनी के राजस्व से रिलेटेड मुद्दों के या विवाद में
कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके बाद ये अगला उसमें प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट भारत का जो धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं से संबंधित विवाद आ रहे हैं उनको अच्छे से देखेगा। और इसमें इसके बाद अगला प्रावधान हमने आप लोगों को यह बताया कि अगर प्रांतीय न्यायालय कोई डिसीजन दे रहा है और उसके विरुद्ध आपको जाके कोई अपील करनी है तो आप गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास जाएंगे, लेकिन उसमें भी कंडीशन यह दिया गया कि अगर 5,000 पाउंड या उससे अधिक के मामले होंगे तो परिषद क्या करेगा, उसको ब्रिटिश सम्राट के पास लेके जाएगा। यह था अमेंडिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 के प्रावधान। तो इसमें हमने इतने प्रावधानों को देखा। अब हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, देखिए अब हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें हुआ क्या था और किसके द्वारा ये लाया गया था। ठीक है, तो देखिए 1783 में नॉर्थ और फॉक्स की सरकार थी ब्रिटेन में। ठीक है, 1783 में नॉर्थ और फॉक्स की सरकार थी ब्रिटेन में। ठीक है, तो वहां पे कंपनी पे और अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए और भारतीय लोगों पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक एक्ट की बात की जाने लगी कि इस एक्ट को पास किया जाए। और उसमें यह भी ध्यान रखा गया कि पीछे जो भी एक्ट आया है अगर उसमें कोई कमी होगी तो उसको भी दूर करने के उद्देश्य से इस एक्ट को लाने का विचार किया जाने लगा। कब? 1783 में नॉर्थ और फॉक्स द्वारा। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि नॉर्थ और फॉक्स की सरकार थी ब्रिटेन में 1783 में, और उसी समय फॉक्स अधिनियम 1783 लाया गया। ठीक है, फॉक्स अधिनियम 1783 लाया गया। ठीक, उसमें क्या लाया गया? फॉक्स अधिनियम 1783। तो ये क्या हुआ कि जब ये एक्ट लाया गया तो ये एक्ट पास नहीं हो सका। जब इस एक्ट को लाया गया, फॉक्स एक्ट जो लाया गया 1783 में, तो ये पास नहीं हो सका ब्रिटेन की संसद में। और इसी वजह से जो नॉर्थ और फॉक्स की सरकार थी वो ब्रिटेन में गिर गई। ठीक है, इसी वजह से जब यह फॉक्स एक्ट पास नहीं हो सका, इसी वजह से जो नॉर्थ और फॉक्स की सरकार थी वो गिर गई। ये ब्रिटेन की घटना है ये। और ये पहला मुद्दा था जब किसी भारतीय मैटर को लेके ब्रिटेन की सरकार गिरी हो। हमने क्या बताया कि फॉक्स एक्ट लाया गया, वह पास नहीं हो सका। कब लाया गया? 1783 में लाया गया। जब पास नहीं हो सका, इसी रीजन के वजह से नॉर्थ और फॉक्स की सरकार ब्रिटेन में गिर गई। और यह पहला मैटर था, यह पहला भारतीय मुद्दा था जिसको लेकर कोई ब्रिटेन की सरकार गिरी हो। फिर उसके बाद विलियम पिट की सरकार बनी। ठीक है, और उन्होंने 1784 में एक एक्ट पास किया। 1784 में एक एक्ट पास किया और उसी को नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसी को क्या नाम दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो इसके लाने का कारण क्या था? तो हमने बताया कि 1783 में नॉर्थ और फॉक्स की सरकार थी और उसी टाइम फॉक्स अधिनियम 1783 लाया गया। ये पास नहीं हो सका। जब ये पास नहीं हो सका, इसी वजह से वहां पे ब्रिटेन की सरकार गिर गई और नई सरकार का गठन हुआ, नई सरकार बनी जिसके पीएम जो बने वो विलियम पिट बने। और 1784 में विलियम पिट के द्वारा एक एक्ट लाया गया और उसी एक्ट को नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे।
ठीक है, तो देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें पहला प्रावधान ये किया गया था कि देखिए कंपनी शासन कर रही थी, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, इन सारे प्रेसिडेंसियों पे किसका शासन चल रहा था? कंपनी का शासन चल रहा था। ये घटना सारी कैसे क्या हुआ, ये सारी घटनाएं हम आपको पीछे बता चुके हैं। तो अगर आप लोग पीछे की वीडियो न देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, ताकि इस क्लास को समझने में आप लोगों को आसानी हो सके। तो उस टाइम क्या हुआ इस एक्ट में कि जो कलकत्ता, बंबई, मद्रास, इन प्रेसिडेंसियों में जहां जहां भी ब्रिटिश कंपनी शासन कर रही थी, ये पहला ऐसा एक्ट था जिसमें दर्शाया गया, दिखाया गया कि ये ब्रिटिश क्षेत्र है। ठीक है, उसमें पहली बार दर्शाया गया, अब तक ये दिखाया नहीं जा रहा था कि ये ब्रिटिश क्षेत्र है, लेकिन इस एक्ट में पहली बार दिखाया गया कि जहां जहां ये कंपनी शासन कर रही है वो ब्रिटिश क्षेत्र है। और उसका शीर्षक क्या दिया गया, तो भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। क्या दिया गया? भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। मतलब यह था कि भारत में जिन जिन क्षेत्रों पे ब्रिटिश कंपनी शासन कर रही थी ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से, उनको पहली बार लिखित रूप में दिखाया गया कि ये ब्रिटिश अधिकार के क्षेत्र हैं। यह पहला वैधानिक दस्तावेज था 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें पहली बार लिखा गया कि भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र है ये। ठीक है, तो इसमें पहला प्रावधान ये किया गया। फिर इसमें देखेंगे कि दूसरा प्रावधान क्या किया गया। ठीक है, तो इसमें दूसरा प्रावधान ये किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ठीक है, अर्थात नियंत्रक मंडल या नियंत्रक बोर्ड। नियंत्रक बोर्ड, और इसमें 6 सदस्य थे। एक चांसलर था, एक राज्य सचिव था, और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। तो हमने पहले क्या बताया, पहला प्रावधान क्या किया गया कि जिन जिन क्षेत्रों में कंपनी शासन कर रही थी उनको दिखाया गया कि ये ब्रिटिश अधिकार के क्षेत्र हैं, और शीर्षक दिया गया भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। दूसरा हमने ये बताया कि यहां पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, और ये अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, और इसमें 6 सदस्यों को शामिल किया गया। उसमें से एक चांसलर था, यह भी ब्रिटेन का ही था, एक राज्य सचिव था, वो भी ब्रिटेन का मंत्री था, और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। प्रीवी काउंसिल का सदस्य मतलब ब्रिटेन के संसद के सदस्य थे। अर्थात ये 6 लोग कहां के थे? ये जो भी 6 लोग थे ये ब्रिटिश यानी ब्रिटेन सरकार के ही ये सारे लोग थे यहां पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीसरा प्रावधान हम देखेंगे कि यहां पे तीसरा प्रावधान क्या किया गया। यहां पे तीसरा प्रावधान हम देखेंगे। तो देखिए, अब तक हमने 2 चीजें बता दिया। फिर यहां पे क्या हुआ कि कंपनी 2 कार्य कर रही थी एक साथ। एक तो कर रही थी व्यापारिक कार्य, मतलब व्यापार करना, और दूसरा कार्य कर रही थी राजनैतिक कार्य, अर्थात शासन से संबंधित जो भी कार्य थे वो दोनों कार्य कौन कर रहा था? कंपनी कर रही थी। तो यहां पे क्या हुआ कि कंपनी के अधिकार को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया, पृथक कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि
धीरे धीरे जो ब्रिटेन की संसद है वो कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण क्या कर रही है, बढ़ाती जा रही है, अपना नियंत्रण अधिक से अधिक स्थापित करती जा रही है ब्रिटेन की क्राउन। ठीक है, उसका सीधा सा उद्देश्य है भारत को नियंत्रित करना। चूंकि अभी डायरेक्ट ब्रिटेन की क्राउन अभी भारत को नियंत्रण नहीं कर पा रहे, इस वजह से कंपनी के माध्यम से भारत में नियंत्रण का कार्य कर रही है और धीरे धीरे नियंत्रण को अधिक से अधिक करती जा रही है। तो यहां पे क्या हुआ, तीसरा प्रावधान इस एक्ट में यह किया गया कि जो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे इनको अलग अलग पृथक कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें जो व्यापारिक कार्य था, व्यापारिक कार्य जो था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया और राजनीतिक कार्य और राजनीतिक अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया, कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे उनको पृथक कर दिया गया। उसमें से जो व्यापारिक कार्य था हमने पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या इसी को निदेशक मंडल भी बोला जाता था और इसमें 24 सदस्य होते थे। ये 24 सदस्य होते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से हमने पिछले क्लासों में आपको बताया है, तो वहां से आप लोग जाके इस चीज को देख लीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो यहां पे जो कंपनी का व्यापारिक कार्य है, ठीक है, उसको क्या किया गया, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात निदेशक मंडल को दे दिया गया। ठीक है, और कंपनी का जो राजनीतिक अर्थात कंपनी द्वारा जो शासन किया जा रहा था उस कार्य को किसको दे दिया गया, तो उस कार्य को बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि इसी एक्ट के तहत गठन हुआ है, पहले ही अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने बताया है, जो 6 सदस्यीय थी, इसको दे दिया गया। अर्थात जो शासन का कार्य देखना होगा वो कौन देखेगा, तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रक बोर्ड देखेगा। ठीक है, तो ये तीसरा प्रावधान था। अब इसमें देखेंगे हम कि चौथा प्रावधान क्या किया गया। देखिए, पीछे की क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि जैसे ही गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया तो उसका कार्य बढ़ गया, क्योंकि उसको जो विधि बनाने की शक्ति थी वो बंबई मद्रास सभी क्षेत्रों के लिए हो गई, तो उसका जो वर्कलोड था वो ज्यादा हो गया था। इसी वर्कलोड को मैनेज करने के लिए गवर्नर जनरल की अर्थात सहायता करने के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, क्या किया गया, 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। किसके लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जब कंपनी के कार्यों को बांट दिया गया और व्यापारिक कार्य को सीओडी अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया और राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया, तो यहां पे वर्कलोड कम हो गया। ठीक है, कंपनी का क्या हो गया, वर्कलोड गवर्नर जनरल का भी क्या हो गया, कम हो गया। तो जब वर्कलोड कम हो गया तो इसमें अगला प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या हमने कितनी बताया था, 4 बताया था, ये 4 से 3 कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि वर्कलोड यहां पे क्या हो गया था, कम हो गया था, क्योंकि जो कार्य क्षेत्र थे उनको 2 संस्थाओं को बांट दिया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। इस वजह से वर्कलोड कम हो गया था। तो जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें जो 4 सदस्य थे उनमें से एक सदस्य को घटा के गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। और इसमें एक चीज और जोड़ दी गई कि इसमें जो 3 सदस्य हैं उसमें से जो एक सदस्य होगा वो कमांडर इन चीफ अर्थात प्रधान सेनापति होगा। ठीक है, क्या हो गया इसमें कि 3 सदस्य में जो एक सदस्य होगा वो कौन होगा, वो कमांडर इन चीफ अर्थात प्रधान सेनापति होगा। ठीक है, तो ये चौथा प्रावधान इसमें किया गया। ठीक है, ये सारी चीजें एकदम लगातार हम जैसे बताए थे आप लोगों को एकदम बताते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें अगला प्रावधान यह किया गया कि गवर्नर जनरल, जैसा कि गवर्नर जनरल जो था वही अदर प्रांतों की मतलब जो भी चीजें हो रही थी उसको देख रहा था। वो अलग बात है कि प्रांत में अलग सरकार थी, लेकिन सारे लोगों पे कंट्रोल किसका था ऊपर से, तो गवर्नर जनरल का था। तो गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि अगर शासन का पालन नहीं होगा प्रांतीय सरकारों द्वारा तो उसे बर्खास्त करने का जो अधिकार है वो गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया। ठीक है,
प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त का अधिकार, बर्खास्त का अधिकार किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को दिया गया। ये क्यों दिया गया? अगर गवर्नर जनरल देखेगा कि शासन का अनुपालन नहीं हो रहा है प्रांतीय सरकारों द्वारा, तो गवर्नर जनरल स्वेच्छा से चाहेगा तो प्रांतीय सरकारों को क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, ये प्रावधान हो गए। इसके बाद इसमें हम अगला प्रावधान देखेंगे कि अगला प्रावधान इस एक्ट में क्या किया गया था। थोड़ा सा लंबा एक्ट है ये, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। जैसे वहां पे हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बताया था कि हर एग्जाम में इससे अगर संवैधानिक विकास से क्वेश्चन पूछेगा तो ज्यादा संभावना रहती है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से वो क्वेश्चन जरूर उठाएगा। उसी तरह ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। कौन? पिट्स इंडिया एक्ट, क्या? 1784। ठीक है, इसके बाद इसमें जो प्रावधान था वो अगला प्रावधान क्या गया था उसको हम देखेंगे। तो ठीक है, इसमें ये किया गया कि देशी राजाओं से अगर कोई भी युद्ध या संधि करनी होगी, ठीक है, इसमें जो भी कंपनी और नियंत्रक बोर्ड के माध्यम से जो भी चीजें हो रही थी, तो वहां पे ये दिया गया, साफ स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जो भारत के अर्थात भारत के जो राजा हैं उनसे अगर कोई युद्ध तथा संधि करनी होगी उससे पहले ब्रिटेन सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इसमें अगला प्रावधान क्या किया गया? देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पूर्व ब्रिटेन सरकार की अनुमति, ब्रिटेन सरकार की अनुमति। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया कि अगर कोई भी देशी राजा है उससे कोई युद्ध होने वाला है या कोई संधि होने वाली है तो उसमें सबसे पहले जो भी चीज की जाएगी वो ब्रिटेन सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे ब्रिटेन की सरकार कंपनी के ऊपर अपना दबाव बढ़ाती जा रही है और धीरे धीरे प्रत्यक्ष शासन की तरफ क्या कर रही है? बढ़ रही है ब्रिटेन की सरकार भारत में। ठीक है, और इसके बाद इसका लास्ट प्रावधान जो था वो ये किया गया, जैसा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम बता चुके हैं, और पुनः यहां पे उस चीज को क्लियर किया गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी होगा वो किसी भी भारतीय लोगों से उपहार नहीं लेगा। तो यहां पे क्या की गई? उपहार पे रोक लगाई गई, उपहार पर रोक लगाई गई। मतलब ये साफ निर्देश दिया गया ब्रिटेन की क्राउन द्वारा कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी होगा वो कोई भी उपहार नहीं लेगा। ये सारे प्रावधान किसमें किए गए थे? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में किए गए थे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोग अपनी तैयारी एकदम विधिवत तरीके से जारी रखिए। और इसमें जो भी प्रावधान है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है एकदम, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें हमने बताया कि कैसे ये आया, क्यों इसको लाने की जरूरत पड़ी, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट में भी हमने बताया कि इसको लाने का रीजन क्या था और इसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो आज के क्लास में सिर्फ अब इतना ही। इसके आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ये 1784 है, 1786 का एक्ट जो कार्नवालिस के टाइम में आया था। उसके बाद हम 1793 का एक्ट पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813। ये तीनों एक्ट को एक ही क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से ये विनती है कि आप लोग कोई क्लास को मिस मत करिएगा, अन्यथा छोड़ के पढ़ेंगे तो आपको क्लास विधिवत समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे यहां पे हमने बताया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या घटा के 4 से 3 कर दी गई थी, और इससे पहले वाले उधर हमने बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि
4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो जब आपको यही पता नहीं रहेगा, पहले का क्लास अगर नहीं देखे रहेंगे तो आपको यही अगर पता नहीं रहेगा कि 4 सदस्यीय परिषद का गठन कब हुआ था, तो इस चीज को जानेंगे कि 4 से 3 कर दी गई संख्या परिषद की, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, दिमाग में ये आएगा कि आखिर कब इसका गठन किया गया था और कब 4 लोगों को इसमें सदस्य बनाया गया था। तो इस वजह से वीडियो को कंटिन्यू और रेगुलर देखिए ताकि क्लास पूरी तरह से एकदम विधिवत तरीके से आप लोगों को समझ में आए। तो आज के क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।